लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ मैग्नेटिज्म डिस्कस किया था, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ +2। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्ड से बड़ा क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स हियर वी विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से पहले विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म विल डिफाइन ए टर्म व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? दिस टर्म इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हियर मैग्नेटिक फ्लक्स इज टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन्स अगर आपके पास ये कोई कॉइल है, यहाँ पे ये इस कॉइल का नॉर्मल इधर एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इट इज लाइंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। एरिया ऑफ इस कॉइल का क्या है? ए है। तो हमने क्या कहा, और ये एंगल जो है आपके पास थीटा है, तो हमने क्या कहा, टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस, इसका B का कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे? दैट इज B cos थीटा। क्या होगा? दैट इज B cos थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हियर दिस मैग्नेटिक फ्लक्स phi m के साथ नोट करेंगे B cos थीटा इनटू A। So we can say this magnetic flux is equal to B vector dot A vector, as it is a dot product of two vectors quantity, so magnetic flux is a scalar quantity. In case it consists of n number of turns, तब आपके पास magnetic flux क्या आ जाएगी? n b a cos theta. So this result implies that this magnetic flux is depending upon four factors: number of turns, strength of magnetic field, area of cross section, and theta. This theta is the एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके जो यूनिट्स हैं, बी के यूनिट्स क्या होते हैं ऐसे सिस्टम में? टेस्ला। ए के क्या हैं? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसे कि हम क्या कहते हैं? वेबर। सीजीएस सिस्टम में आपके पास बी के यूनिट्स क्या होंगे? गॉस। ए के क्या होंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैक्सवेल। तो ऐसा सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स जो हैं वेबर हैं, और सीजीएस सिस्टम में क्या है? मैक्सवेल हैं। 1 वेबर जो है दैट इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल है। तो सबसे पहले आपके पास द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय फैराडे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने क्या किया कि एक कॉइल ले ली और एक मैग्नेटिक बार ले लिया। ही ऑब्जर्व दैट कि जब magnetic bar is brought near to the coil or it is taken away from the coil, इस तरह से coil ली गई और इस coil के साथ ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था और एक मैग्नेटिक बार ले लिया। दिस इज ए मैग्नेटिक बार। फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन this magnetic bar is brought near to the coil or it is taken away from the coil, this needle of the galvanometer deflects. This was the first observation of this Faraday's experiment. Second observation क्या थी कि as quick as this magnetic bar is brought near to the coil or it is taken away from the coil, more deflection is found in the galvanometer. Third observation क्या थी कि when magnetic bar is kept constant, coil is moved towards the magnetic bar or it is moved away from the magnetic bar, again he is getting some deflection in the galvanometer. Next observation क्या थी कि when this deflection in the galvanometer lasts so long as there is a relative motion between the magnetic bar and coil, means कि जब तक
आपके पास मैग्नेटिक बार और कॉइल में रिलेटिव मोशन था, तभी तक आपके पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थी। क्लियर? व्हाट वाज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि व्हेन साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक बार इज ब्रॉट नियर टू द कॉइल and when it is taken away from the coil, in both the cases the direction of the deflection in the galvanometer is opposite. It is also observed that when south pole is brought near to the coil, when north pole is brought near to the coil, in that case also the direction of deflection in the galvanometer was opposite. So all these observations shows that whenever there is a relative motion between the magnetic bar and coil, and induced current is set up in the circuit, and this induced current is lasts so long as there is a relative motion between the bar and coil. So this is known as electromagnetic induction. This is the production of electricity with the help of magnetism. So this is the conclusion of this experiment. Then Faraday's defined laws. Faraday's ने first law define कर दिया कि whenever there is a relative motion between the bar and coil, an induced EMF is set up. Second law से define कर दिया this induced EMF lasts so long as there is a relative motion between the bar and coil. Third law क्या कहा कि this induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ये जो coil में induced EMF setup हुई है, this is directly proportional to, here induced EMF is directly proportional to change in flux divided by time. Here, or this induced EMF is, it is written as minus phi 2 minus phi 1 divided by t, or this is equal to minus d phi by dt. Phi 2 minus phi 1 is change in flux, t is the time. What is the significance of here negative sign? Here negative sign gives the direction of induced EMF. Now it is this direction of induced EMF is explained in the next article. What is that? Lenz law. Lenz law से हम इस direction of induced EMF को explain करेंगे. So from here it is very clear that whenever there is a change of flux with time, जहां भी कहीं पे भी फ्लक्स चेंज होगी टाइम के साथ, वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी. अब देखिए जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू NBA cos theta, where n is the number of turns, B is the strength of magnetic field, A is the area of cross section of the coil, theta is the angle between the normal of the coil. So this result implies that whenever there is a change of flux, whenever there is a change of number of turns or strength of magnetic field or area of cross section of the coil or angle between the normal of the coil and magnetic field changes, flux changes with the time, in that case induced EMF will be set up. Means n change होता है, b change होता है, a change होता है या थीटा change होता है टाइम के साथ, तो आपके पास फ्लक्स चेंज करेगी टाइम के साथ, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी. अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? सो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज द फैराडेज लॉ. कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा? चार्ज भी इंड्यूस होगा. चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा? करंट कितना फ्लो करेगा? आई कितना आ जाएगा? दैट इज 1 बाय आर डी फाई बाय डी टी. आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी इज क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाय आर डी फाई बाय डी टी. तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या आएगा? 1 बाय आर इंटू डी फाई. This is the charge developed in the circuit
due to this electromagnetic induction, that is change in flux divided by resistance of that circuit. अब मैं आपके साथ एक एक करके एग्जांपल डिस्कस करूंगा कि कैसे आपके पास नंबर ऑफ टर्न चेंज के साथ फ्लक्स चेंज होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण आपके पास फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, कैसे आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, कैसे आपके पास एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। अब जो फैराडे एक्सपेरिमेंट था बच्चों, देखिए इस फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि whensoever the magnetic bar is brought near to the coil or it is taken away from the coil, or this coil is brought near to the magnetic bar or it is taken away from the magnetic bar, an induced EMF is set up। तो इस एक्सपेरिमेंट में अब क्या हुआ है, फ्लक्स किस कारण चेंज हुई है, इस एक्सपेरिमेंट में जो फ्लक्स चेंज हो रही है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण हुई। क्यों, जब ये मैग्नेटिक बार आपके पास कॉइल के नजदीक लेकर आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ड्यू टू ए मैग्नेटिक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब होती है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस चेंज करेगा बी की वैल्यू चेंज करेगी, बी की वैल्यू चेंज होने से क्या हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है। जब मैग्नेटिक बार को अवे लेके जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास बी की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बी चेंज होने से आपके पास फ्लक्स चेंज हो रही है तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है। तो मींस वी कैन से इन फैराडे एक्सपेरिमेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। नाउ एक आपके पास पहले सबसे पहले मैं बी की आपको जैसे ये एग्जांपल दे दी, एरिया की भी एग्जांपल दूंगा, थीटा की भी एग्जांपल दूंगा। एक सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि कितनी अगर उसमें कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, जिसे कि मैंने क्या कहा है, मोशनल ईएमएफ कॉल किया है। वो क्या है कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग perpendicular to the plane of the board inward, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, B है। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और वो रॉड क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो हम देखेंगे कि अगर उस रॉड के अक्रॉस आप कोई भी गैल्वेनोमीटर लगाते हो तो वो गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ये आपके पास क्या है, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड इनवर्ट। क्रॉस साइन का मतलब बताया था कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट है। क्लियर। अब यहां पे क्या है, एक आपके पास कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। इस कंडक्टर की जो रॉड की लेंथ है वो कितनी है, L है। क्लियर। ये कंडक्टर अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। When this conductor is moving with a velocity v in this magnetic field, what will happen, as conductor consists of number of free electrons, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। क्लियर। अगर कंडक्टर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो क्या होगा कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। कितनी एक्सपीरियंस फोर्स करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जो कि मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताया था। हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम, Fm मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब यहां पे v वेक्टर
और बी वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो किधर एक्ट करेगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ Fleming's left hand rule. This is the magnetic field. This middle finger is giving the motion of the charged particle. It means that this thumb is giving the direction of force, but this force is acting on the electron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी फोर्स एक्ट करती है तो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर जो डायरेक्शन आएगी हम उसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या है -E है। तो इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स आएगी वो किधर एक्ट करेगी, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी। इट मींस दैट आपके पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर? जैसे ये नीचे मूव करेंगे ऊपर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नीचे जहां जिस तरफ जाएंगे ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास व्हाट विल हैपन कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। हो सकता है कि आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट हुई है, वो नीचे की तरफ क्रिएट हुई है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है that always act in the opposite direction of the applied electric field. तो यहाँ पे इनकी इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही थी वो किधर एक्ट कर रही थी, आपके पास नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि जितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे what is the magnitude of this electric force, electric force जो होगी that will be Q into this capital E. This will be the electric field. Clear? Electric force. Now अगर इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, अगर जितनी मैग्नेटिक फोर्स है उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाए तो Fm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fe, तो QVB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो E आ जाएगी दैट इज इक्वल टू V इंटू B आ जाएगी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड। क्लियर? नाउ अब हमारे पास अब हमने देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी सेटअप होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, दैट इज इक्वल टू, देखिए अब एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप हुआ है, E जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये हमारे पास है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दैट इज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और dl वेक्टर क्या है, आपके पास यही dl वेक्टर है। E और dl के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये EDL आ जाएगा। और E की वैल्यू क्या है, VB है। E की वैल्यू क्या है, दैट इज B इंटू V इंटू DL, और इंटीग्रेशन ऑफ DL करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो means when this conductor is moving, when this conductor whose length is L moving in this magnetic field with velocity v, तो कितनी induced EMF सेटअप होगी, that is equal to BVL। इसे हम और क्या कहते हैं, this is also known as motional EMF। तो इसमें मैंने आपके पास 2-3 चीजें एक्सप्लेन कर दी कि कैसे आपके पास जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, फ्लक्स चेंज होने से कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस आर्टिकल। दैट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी सेटअप होगी, दैट इज इक्वल टू BVL। क्लियर?
अब इसको जैसे यहाँ पे तो थीटा क्या है 90 डिग्री है, अगर आपके पास ये थीटा 90 डिग्री ना होता तो आपके पास ई वेक्टर ने क्या आना था, दैट इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आना था। उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या बननी थी आपके पास, दैट इज वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। क्या बननी थी, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब यहां पे बड़ा क्लियर है कि आपके पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जीरो हो सकती है, जब v क्रॉस b और dl के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तब भी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, जीरो होगी। या और कब जीरो हो सकती है, जब वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ही क्या हो जाना था, जीरो हो जाना था। उस केस में भी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होनी थी, जीरो होनी थी। So this is the motional EMF. Now I am going to explain कि how area change के साथ कैसे फ्लक्स चेंज होती है और उस फ्लक्स चेंज के साथ कितनी इंड्यूस्ड EMF सेटअप होती है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अगर सपोज कर लो कि हमारे पास ये जो हमने अभी कंडक्टिंग रॉड ली थी, अगर ये कंडक्टिंग रॉड, जैसे इस केस में ये कंडक्टिंग रॉड ली है, अगर ये कंडक्टिंग रॉड किसी एक फ्रेम के ऊपर पड़ी हुई है और उस फ्रेम के ऊपर ये क्या कर सकती है, ये मूव कर सकती है। ऐसे किसी ये फ्रेम के ऊपर, दिस इज लाइन ऑन ए फ्रेम, मेटेलिक फ्रेम के ऊपर ये पड़ी हुई है, लाइक दिस, इस तरह से पड़ी हुई है। और इस मेटेलिक फ्रेम के ऊपर इट कैन मूव आउटवर्ड और इनवर्ड, लेफ्ट और राइट की तरफ v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। तो जब ये मूव करेगी तो इस रॉड में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कंडक्टिंग रॉड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट या राइट मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट और राइट मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स। जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, जिधर फोर्स एक्ट कर रही है उसकी तरफ मूव करेंगे, और जिधर से वो डिस्प्लेस होंगे वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिधर वो जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास सेटअप हो जाएगी। और एक इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, आपके पास नेट पोटेंशियल डिफरेंसेस के ऊपर सेटअप हो जाएगा। क्लियर। अब ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ इट इज एक्सप्लेन, हाउ वी विल एक्सप्लेन कि जैसे ये अगर इस रॉड के ऊपर, इस ये आपके पास इस फ्रेम के ऊपर मूव करेगी, कैसे आपके पास फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने से एरिया चेंज होगा, कैसे एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। अगर ये रॉड बाहर की तरफ, सपोज कर लीजिए, कितने डिस्टेंस के साथ मूव कर जाती है, इट मूव्स आउटवर्ड बाय ए डिस्टेंस x, dx डिस्टेंस के साथ ये बाहर की तरफ मूव कर जाती है। दिस इज द डिस्टेंस dx बाय विच इट इज मूविंग आउटवर्ड। देखिए इनिशियली जब ये रॉड यहां पे थी, इसकी लेंथ कितनी है l, ये आपके पास एक फ्रेम है जिसकी ब्रेड्थ कितनी है, सपोज कर लीजिए b। तो इनिशियली यहां पे जो फ्लक्स लिंक्ड है, फ्लक्स लिंक्ड इनिशियली क्या होगी आपके पास, यहाँ पे इनिशियली द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज φ1 इज इक्वल टू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल 0 है, तो दिस बिकम्स बी ए। एरिया कितना होगा आपके पास, दैट विल बी L इंटू बी। एरिया कितना होगा, L इंटू बी। व्हेन इट मूव्स आउटवर्ड, जब ये बाहर की तरफ जाएगी, तब आपके पास फ्लक्स कितनी आ जाएगी, दैट इज BL इंटू बी प्लस डी एक्स आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ब्रेड्थ क्या बन जाएगी, b प्लस डी एक्स बन जाएगी। इन दिस वे आपके पास जो चेंज इन फ्लक्स होगी वो d फाई, वो क्या होगी, दैट इज φ2 माइनस φ1। तो अगर φ2 क्या है, bl इंटू बी प्लस डी एक्स माइनस bl भी करोगे तो चेंज इन फ्लक्स कितनी आ जाएगी, दैट इज bl इंटू डी एक्स आ जाएगी। सपोज दिस चेंज इन फ्लक्स टेक प्लेस इन ए टाइम dt, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितनी आ जाएगी, दैट इज bl dx डिवाइड बाय dt। dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी विद व्हिच इट इज मूविंग, और d phi by dt क्या है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो E इज इक्वल टू क्या आ गई, BLV आ गई। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द
change of area. With the change of area, change in flux take place and induced EMF is set up. Clear? अगर सपोज कर लो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हो गया, यहाँ पे सर्किट की रेजिस्टेंस R है, तो इस केस में यहाँ पे कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना करंट फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, BLV/R आ जाएगा। और इस रेजिस्टर में हीट कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट विल बी I² इंटू R, तो वो कितनी आ जाएगी, दैट इज B² L² V²/R। दिस इज द हीट प्रोड्यूस इन दिस रेजिस्टर R। R रेजिस्टेंस क्या है, सारे सर्किट की रेजिस्टेंस है जहां पे ये करंट फ्लो करेगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ induced EMF with the change of flux. Change of flux take place here with the change of area. Next आपके साथ I am going to define what is the Lenz law. What is this Lenz law? Lenz law gives the direction of induced EMF. Lenz law जो है आपके पास induced EMF की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और क्या स्टेट करता है, कहता है डायरेक्शन ऑफ induced EMF is such that it opposes the very cause of its production. Induced EMF की डायरेक्शन वो होती है जो इसका कॉज है, उस कॉज को इसने क्या करना है, अपोज करना है। तो कैसे हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मींस जो इसकी प्रोडक्शन का कॉज है वो उसने इसका अपोज करना है। दैट इज द Lenz's law and that is the direction given by Lenz's law of induced EMF. देखिए जैसे ये आपके पास एक कॉइल है, दिस इज ए कॉइल, इस कॉइल के साथ ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहां पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक बार है और ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसका साउथ पोल है। कहते जब हमारे पास ये मैग्नेटिक बार इस कॉइल के नजदीक आएगा, जब ये इस कॉइल के नजदीक आ रहा है तो आपके पास साउथ पोल इसके नजदीक आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट कि आपके पास उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या करे, ये मैग्नेट इस यहां पे एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मोशन ऑफ दिस मैग्नेटिक बार, मींस वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करे, इस बार के मोशन को अपोज करे। अब इस बार के मोशन का, ये बार का मोशन कैसे अपोज हो सकता है, जब ये मैग्नेटिक बार का साउथ पोल आपके पास इसके नजदीक आ रहा है, इसके नियर एंड के ऊपर आपके पास क्या हो जाए, साउथ पोल डेवलप हो जाए। अगर इसके पास यहां पे ये साउथ पोल डेवलप हो जाता है तो ये साउथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। एज दिस साउथ इज अपोजिंग द साउथ, तो क्या होगा, अब इट मीन दैट कि जब साउथ पोल मैग्नेटिक बार का कॉइल के नजदीक आ रहा है, नियर एंड के ऊपर क्या होना चाहिए, साउथ पोल डेवलप होना चाहिए। अगर यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होना चाहिए तो इट मीन दैट इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, करंट शुड फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आपके पास, मैंने आपको मैग्नेटिज्म में बताया था कि साउथ पोल इज डेवलप, साउथ पोल के कारण करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से लेंज़ लॉ से हमें पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे, दैट इज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपके पास करंट की कॉइल में डायरेक्शन होगी। सिमिलरली व्हेन द साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक बार, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it should oppose the cause of its production. Now its production, cause of its production is motion of this magnetic bar. How the motion of this magnetic bar can be opposed, if it can be opposed only if at the nearer end which pole is developed, at the nearer end north pole is developed, because north south को क्या करेगा, अटैक करेगा। अट्रैक्शन से क्या है, इस मैग्नेटिक बार का मोशन को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। if at the nearer end north pole is developed, in that case इस कॉइल में क्या होगा, आपके पास करंट जो है that will flow in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से आपके पास करंट की कॉइल में डायरेक्शन होगी। क्लियर? सो मींस लेंज़ लॉ से हमें पता चल रहा है कि करंट की डायरेक्शन
क्या है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास यहां पे आ जाता है सिमिलरली हियर, अगर आपके पास नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो नियर एंड के ऊपर क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जब नॉर्थ पोल अवे जा रहा है तो आपके पास नियर एंड के ऊपर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज पूछी जाती है, कहते हैं कि जो लेंजेस लॉ है इट होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाउ दिस लेंजेस लॉ इज होल्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू, देखिए यहां से डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि जब हम मैग्नेटिक बार को कॉइल के नजदीक लेकर आ रहे हैं, मैग्नेटिक बार के नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लेकर आ रहे हैं, तो नियर एंड के ऊपर सेम पोल डेवलप हो रहा है। तो नियर एंड के ऊपर सेम पोल डेवलप हो रहा है, तो इट मीन दैट वो सेम पोल आपके पास उसको बार को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इट मीन्स दैट कि अगर वो इसको रिपेल कर रहा है तो अगर हम उसको अंदर लेकर आ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। और जैसे ही हम उसको बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो अपोजिट पोल डेवलप हो जाता है, वो उसको अटैक करता है। अगर हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं उस केस में भी एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ रहा है। तो इट मीन दैट व्हेन दिस मैग्नेटिक बार इज ब्रॉट नियर टू द कॉइल और इट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल, इन दैट केस एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू डू सम वर्क, और वही मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी आर सेइंग कि दिस लेंजेस लॉ होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो बच्चों, आपने इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोविड महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's का ख्याल रखना है। आपने वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स, वॉच योर सोशल डिस्टेंस, इन 3 W's का ख्याल रखते हुए आपने कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। तो इस तरह से बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।